हेलो दोस्तों, आर्यन्स अरिहंत चैनल में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल पर आपको डरावनी सच्ची भुतहा कहानियां, रहस्यमयी घटनाएं, डिटेक्टिव और एडवेंचर की कहानियां आपको सुनने को मिलती हैं। यदि आप ऐसी कहानियां पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो अब चलते हैं कहानी की ओर। पिछले कुछ दिनों से मैं जब चलता हूं तो मुझे लगता है कि मेरे ठीक पीछे कोई है। वापस पलटता हूं तो वहां कोई नहीं दिखाई देता जिसे मैं देखना चाहता हूं। रात को सोने जाता हूं तो लगता है कि कोई मेरे कमरे के फर्श पे रेंग रहा है। जब बत्ती जला के देखने गया तो फर्श पे पानी के निशान ही दिखाई दिए। जब सोने जाता हूं तो नींद में छटपटा कर उठता हूं क्योंकि नींद में कोई मेरा दम घोट के मुझे मारने की कोशिश करता है। कई बार जुबान हलक में अटक के रह जाती है। चाह के भी मैं कुछ बोल नहीं पाता। पता नहीं, शायद इस घर में ही कुछ गलत है। अंदर से इस घर में न सिर्फ जरूरत से ज्यादा अंधेरा है बल्कि ये घर जरूरत से ज्यादा ठंडा भी है। घर लेने जब आया था तो सर्दियों का मौसम था। कुछ समझ नहीं पाया था उस समय, पर शिफ्ट होने के एक हफ्ते के बाद ही मेरी दोस्त मुझसे मिलने आई। हम लोग बैठे बातें कर ही रहे थे जब उसकी आंखें अंदर कुछ देख के अटक गई। वो एकदम से उठ के बाहर जाने लगी। बाहर जब तक वो निकले तब तक मैं उसके पीछे पीछे पहुंचा। बहुत ज्यादा डरी हुई थी। मैंने पूछा क्या हुआ तो बोली, तुम्हारे घर में भूत है। तुम दोनों बाप बेटे को खतरा है। जितनी जल्दी हो सके छोड़ दो ये घर। मेरे बार बार पूछने पर भी उसने इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा उस रात। अगले दिन जब वो मुझसे वापस मिली तो उसने कहा कि मेरे घर में उसने किसी को अंदर वाले कमरे में खड़े होकर मुझे घूरते हुए देखा। मैंने कहा कि ये उसका वहम हो सकता है, लेकिन वो मानी नहीं। उसका सिर्फ यही कहना था कि वो लड़की ना सिर्फ वहां खड़ी होकर मुझे घूर रही थी बल्कि वो यानी कि मेरी दोस्त जब दरवाजे पे खड़ी थी तब वो औरत मेरे बेटे के ठीक पास में खड़े उसे देख रही थी। मैंने इतनी बातें सुनने के बाद ज्यादातर वक्त घर में बिताना ही बेहतर समझा। घर पहुंच के सोचा आज थोड़ा बेटे को बाहर घुमा लाऊं। उसको लेके गाड़ी तक पहुंचा तो देखा चाबी जेब में नहीं थी। मैं अंदर चाबी लेने गया और घर का दरवाजा खोला। अंदर जाकर चाबी उठाई ही थी कि मैंने देखा दीवार पे मेरी और मेरे बेटे की लगी तस्वीर। मैंने साफ साफ अपनी आंखों से देखा। तस्वीर जमीन पे गिरनी चाहिए थी लेकिन तस्वीर जाके छत से टकराई और उसके बाद टूटकर जमीन पे गिरी। शायद जो भी था उसे लगा था कि मैं इस घर से बाहर जा चुका हूं और मेरा वापस घर के अंदर आना उसे पसंद नहीं आया। मैं और मेरा बेटा सत्यम अकेले ही रहते हैं। मेरा नया घर बहुत अजीब सा है। उस घर में मेरे दोस्त का कहना है कि उसने किसी औरत की आत्मा देखी थी और वो आत्मा मुझे गुस्से से घूरे जा रही थी। और उसके बाद मैं घर के अंदर जब एक दिन गाड़ी की चाबी लेने गया तो मेरी आंखों के सामने एक ऐसा हादसा हुआ जो सच कहूं तो नॉर्मल नहीं था। मैं और सत्यम जब शाम को घूमने गए तो मैंने एक एल्सेशियन डॉग लिया ताकि सत्यम का भी दिल लगा रहे और मेरी गैर मौजूदगी में सत्यम सेफ रहे। मुझे लगा था कि इसके बाद सब ठीक हो जाएगा। पूरी तरह ठीक नहीं तो कम से कम कुछ तो बेहतर होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो कुत्ता भी हमेशा भौंकता ही रहता, कभी छत, कभी दीवार,
तो कभी अलमारी, तो कभी किसी चीज का पीछा करते हुए घर के किसी कोने तक जाता और घंटों बैठ के भौंकता। मैंने सोच लिया था कि जल्द से जल्द जैसे ही कोई खरीदार मिलेगा इस घर को बेचकर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाऊंगा। पर आश्चर्य की बात यह है कि जितने भी लोगों की इस घर में आने की बात थी वो कभी इस घर तक पहुंच नहीं पाए। किसी का रोड एक्सीडेंट, तो किसी की फैमिली में कोई डेथ हो गई। कुछ लोग जो यहां आए भी बस 2 मिनट में इस घर से बाहर चले गए। इतने पैसे नहीं थे कि कोई दूसरा घर तुरंत ही खरीद लूं, इसलिए जैसे तैसे सारी दिक्कतों के बीच भी वहां रहना एक मजबूरी बन गई थी मेरी। एक रात बहुत तेज बरसात हो रही थी और बहुत जोर का तूफान था। मैंने घर की सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद किए क्योंकि बारिश का पानी घर में आ रहा था। पहली बार इस घर में मुझे बहुत गर्मी लग रही थी और शाम से ही लाइट गई हुई थी। कुछ तो अजीब था जो मैं अंदर ही अंदर फील कर पा रहा था। मैंने खिड़की खोल के अगल बगल देखा तो मैं समझ गया था कि मेरे घर का फ्यूज शायद उड़ा हुआ है। मैंने अपना टूल बॉक्स लिया और मीटर रूम की तरफ जब जा रहा था तो पीछे से मेरे कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। जैकी इस तरह कभी नहीं भौंका था। ऐसे भौंक रहा था जैसे वो काफी गुस्से में हो और सामने जो कोई भी मिलेगा उसे चीर फाड़ देगा। गुर्राता भौंकता जैकी मेरे एकदम पीछे पीछे चल रहा था। मैंने टॉर्च चला के पीछे देखा तो सिर्फ उसकी 2 चमकती हुई आंखें दिखी। मैंने जैसे ही मीटर रूम का दरवाजा खोला तो सामने जैकी की डेड बॉडी थी और मेरे पीछे एक आवाज। मेरी और मेरे बेटे सत्यम की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। मेरे घर में कोई था जो हमें परेशान कर रहा था। वो जो कोई भी था, मैंने उसे अपनी आंखों से अब तक नहीं देखा था, पर हाँ, उसकी मौजूदगी का मुझे कई बार एहसास हुआ। और मेरी दोस्त की माने तो उसने मेरे घर में एक औरत को देखा है। बरसात की उस रात मेरा कुत्ता जैकी मेरे पीछे पीछे था और मैंने मीटर रूम का दरवाजा खोला तो वहां जैकी की डेड बॉडी थी और कुत्ते की आवाज मेरे पीछे से आ रही थी। पलट के देखा तो वहां कोई नहीं था। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। सोचा गार्डन में ही जैकी को दफना देता हूं। बरसात भी अब तक रुक चुकी थी। मिट्टी गीली थी तो खोदने में दिक्कत नहीं होगी। गड्ढा खोद के जैकी को उसमें डालने ही जा रहा था कि मेरे घर की छत पर कुछ जोर से गिरा और सत्यम के कमरे से जोर जोर से किसी के भौंकने की आवाज आई। मैं जितनी तेजी से भाग सकता था भागा और अपने बेटे के कमरे में पहुंचा। अंदर जो देखा उस पर यकीन करना नामुमकिन था। सत्यम आराम से सो रहा था और जैकी आराम से फर्श पे लेटा हुआ था। मैंने तुरंत रूम की खिड़की से नीचे गार्डन में देखा। गड्ढा वहां वैसे का वैसे खोदा हुआ था, लेकिन जैकी की डेड बॉडी वहां नहीं थी। हिम्मत करके मैंने जैकी को छुआ तो वो पलट के सो गया। मैंने जरा जोर से जैकी के बदन पर अपना हाथ फिराया तो जैकी उठ के बैठ गया और मुझे देखने लगा और उसके कुछ देर बाद ही उसने भौंकना शुरू किया। जैकी के भौंकने की आवाज से सत्यम की नींद टूटी। वो उठकर बैठा और उठते ही सत्यम ने
मेरे पीछे देखते देखते डरे हुए चेहरे से बोला, पापा, आपके ठीक पीछे एक औरत खड़ी है। जैकी भी ठीक मेरे पीछे देखकर जोर जोर से भौंकने लगा, गुर्राने लगा। मैंने उस वक्त यही ठीक समझा कि पहले सत्यम को संभालो, इसलिए मैं पीछे नहीं पलटा। सीधे सत्यम के पास गया और उससे पूछा, बेटा, तू उसे देख पा रहा है? क्या कर रही है वो अभी? सत्यम ने बताया, पापा, वो हमें देखते हुए बाथरूम की तरफ जा रही है। मैंने तुरंत पलट के पीछे देखा। मुझे वहां वैसा कोई दिखाई नहीं दिया जिसे सत्यम और जैकी शायद देख पा रहे थे। मैं सत्यम को लेकर बाथरूम तक गया। मैंने बाथरूम की लाइट जलाई और सत्यम से पूछा, तुझे कोई दिखाई दे रहा है अंदर? सत्यम ने जवाब दिया, नहीं पापा, अब यहां पर कोई नहीं है। मैंने सत्यम को समझाते हुए कहा, बेटा, यह हमारा घर है, यहां हमारे अलावा और कोई नहीं रहता है। मेरे ये बोलते के साथ ही बाथरूम का शावर वाला नल अपने आप घूमा और शावर चालू हो गया। मेरे इस घर में आने के बाद मेरे साथ और मेरे बेटे सत्यम के साथ इतना कुछ हुआ जो मैं कभी नहीं भुला सकता। बरसात की उस रात सत्यम को कमरे के बाथरूम में जाती हुई एक औरत दिखाई दी। जब मैं उसे लेकर वहां पहुंचा तो उसे बाथरूम में वो औरत अब और दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने सत्यम को समझाया कि बेटा, ये हमारा घर है, यहां हमारे अलावा और कोई नहीं रहता। और मेरे इतना कहते के साथ ही शावर का नल मैंने अपने आप खुलते हुए देखा और फिर मेरी समझ आ गया था कि यहां रुकना अब खतरे से खाली नहीं था। मैं मेरे बेटे सत्यम और अपने कुत्ते जैकी को लेकर घर के नीचे वाले हिस्से में आया ही था कि जिस कमरे से हम भागकर नीचे आए थे उस कमरे से बहुत जोर आवाजें आने लगी, मानो तूफान कहीं और नहीं मेरे घर में आया हूं। घर का दरवाजा खोल हम तीनों उस बारिश में घर से बाहर भागे। बाहर अंधेरा इतना था कि भागते भागते कब मेरे कदम लड़खड़ाए और मैं उस गड्ढे में गिरा जो मैंने थोड़ी देर पहले खोदा था। सत्यम का रोता हुआ चेहरा मेरी आंखों के सामने था, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करके भी उस छोटे से गड्ढे से निकल नहीं पा रहा था। सत्यम बच्चा था लेकिन समझ उसे बहुत थी। मेरी मदद करने के लिए उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया, पर इससे पहले कि मैं उसका हाथ अपने हाथ से थाम पाता, किसी ने मेरे सत्यम को पीछे से खींचा। मैं बस मेरे बेटे को चिल्लाते और रोते हुए देख पा रहा था। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। कोई उसे मेरी आंखों के सामने घसीटता घर के अंदर ले गया। जैकी लगातार भौंक रहा था और मेरी आंखों के सामने घर का दरवाजा बंद होने से पहले जैकी भी घर के अंदर घुसा। तकरीबन 5 मिनट के बाद बहुत कोशिश करने से मैं उस गड्ढे से बाहर निकल पाया, पर शायद अब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैंने घर के दरवाजे को खोलने की पूरी कोशिश की, पर घर का दरवाजा खुला नहीं। घर के अंदर जो आवाजें थी वो सुन के मेरी रूह कांप गई थी कि मेरे सत्यम को कुछ ना हो जाए। उस रात का तूफान भी शांत हुआ और घर का दरवाजा भी खुला। बस नहीं थी तो सत्यम और जैकी की कोई खबर। पागलों की तरह मैंने घर का हर एक कोना छान मारा और आज उस घटना के 3 साल बाद भी मैं इस घर में मेरे सत्यम को खोज रहा हूं। कुछ दिन पहले बैंक से एक एम्प्लॉय आया था
मेरे लोन के कागजात लेकर। हम सोफे पर बैठकर बात कर ही रहे थे कि वो उठकर सीधा घर के बाहर चला गया। मैं भी उसके पीछे पीछे भागा। घर के दरवाजे पर उसने कहा, सर आपके इस घर में भूत है। मैंने अभी अभी एक औरत, एक कुत्ते और एक बच्चे को मुझे घूरते हुए देखा है। कौशिक एक न्यूज़पेपर में ऑबिचुरी कॉलम यानी कि शोक संदेश का डिपार्टमेंट देखता था। एक दिन जब कौशिक अपनी ऑफिस में कुछ काम कर रहा था तो एक आदमी ऑबिचुरी कॉलम में एक न्यूज देने आया। कौशिक ने उससे पूरा राइटअप और उससे फोटो मांगी। उस आदमी ने अपनी जेब से निकालकर कौशिक को एक फोटो दी। कौशिक ने एक झलक फोटो की ओर देखा और फिर उस आदमी को एक नजर देख के बोला, ये क्या मजाक है, आप अपना ही फोटो दे रहे हैं ऑबिचुरी में। उस आदमी ने कहा, हाँ क्योंकि आज रात को मैं मरने वाला हूं। कौशिक के लिए ये काम का वक्त था, इसलिए थोड़ा भड़कते हुए उसने कहा, आपको कैसे पता कि आज आप मरने वाले हैं? उस आदमी ने कहा, मेरे घर में भूत है, उसने कहा है कि वो आज मुझे मार देगा। आपको अगर यकीन हो तो मेरे घर रात को देख लीजिए खुद आकर। कौशिक गुस्से में था, लेकिन ये सब सुनकर थोड़ा हंस पड़ा। ख्याल ये भी था कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन कौशिक के कनेक्शंस काफी अच्छे थे तो डर से ज्यादा उसे अकड़ थी। बोला, ठीक है, आप अपना नंबर और एड्रेस देते जाइए, मैं शाम को आपके घर पहुंच के भूत से मिलके जाऊंगा। उस आदमी ने अपना एड्रेस और मोबाइल नंबर दिया। पता पास के इलाके का था। कौशिक शाम को काम वगैरह खत्म करके करीबन 9 बजे उस आदमी के घर पहुंचा। उस आदमी ने डरे हुए चेहरे के साथ दरवाजा खोला, लेकिन कौशिक को देखते ही उसकी जान में जान आई। कौशिक को अंदर ले जाकर उसने बिठाया, उसके लिए चाय भी बनाई। और फिर अचानक उसे कुछ याद आया तो बोला, आप चाय पीजिए, मैं 5 मिनट में आया। कौशिक भी हर सिचुएशन के लिए तैयार था। इलाके के लोकल रसूखदार लोगों को वो जानता भी था, तो उसे किसी भी चीज का डर नहीं था। कौशिक ने देखा वो आदमी दरवाजे से बाहर निकला और उस आदमी के बाहर जाते के साथ ही कमरे का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप कौशिक की आंखों के सामने बंद हुआ। और उसके बाद दरवाजे का नॉब खुला। दरवाजे के बंद होते के साथ ही उस आदमी का फोन कौशिक के फोन पे आया और उसने पूछा, क्या मेरे निकलने के बाद पीछे से दरवाजा बंद हुआ था? कौशिक ने कहा, हाँ हुआ था। उसने आगे कहा, आप जहां बैठे थे ना वहीं बैठिएगा, पास वाली बड़ी लाल कुर्सी पे मत बैठ जाना, वो उसकी कुर्सी है, मैं बस 5 मिनट में आ रहा हूं। और इतना कहने के बाद फोन कट गया। कौशिक ने उस लाल कुर्सी की तरफ देखा। कुर्सी जरा सी पीछे हुई और वापस आगे हुई, मानो जैसे कोई उस कुर्सी पर बैठ गया। कौशिक न्यूज़पेपर में ऑबिचुरी कॉलम संभालता था और आज की शाम वो उस आदमी के घर पहुंचा जो अपनी ही मौत का ऐड देने आया था, क्योंकि उस आदमी की माने तो उसके घर में एक भूत है जो आज की रात उसे मार देने वाला है। उस आदमी ने कौशिक को एक कमरे में बिठाया और कहा कि मैं 5 मिनट में आता हूं। उस आदमी के बाहर जाते ही दरवाजा अपने आप बंद हुआ और चेयर अपने आप आगे और पीछे हुई, जैसे कोई उस चेयर पर बैठ गया हो। कौशिक कुछ देर तक उस खाली कुर्सी को देखता रहा जो अपनी ही जगह पर हिले जा रही थी। कौशिक से रहा नहीं गया।
उसने सामने टेबल पे रखा फ्लावर वास उठाया और कुर्सी की तरफ फेंका। कौशिक को विश्वास ही नहीं हुआ अपनी आंखों को जब वो फ्लावर वास बीच हवा में रुका और वापस घूमकर उसके सर पर आकर जोर से। कौशिक को उसके सर पे बहुत जोर चोट आई थी। कौशिक ने किसी तरह अपना होश संभाला तो देखा चेयर वापस खिसकी, मानो जैसे उस चेयर पर बैठा हुआ आदमी उठ गया और लगभग तुरंत ही अंदर के एक बंद कमरे से जोर जोर से चीखने और दरवाजे को खटखटाने की आवाज आने लगी। कौशिक उठकर उस दरवाजे की तरफ दौड़ा और उसने जैसे ही दरवाजे को खोला तो एक ठंडी हवा का झोंका उससे टकराया नहीं बल्कि उसके शरीर के आर पार हो गया। अंदर का नजारा देखा तो कौशिक के हाथ पांव ठंडे हो गए थे। इस कमरे में वही आदमी था जो अभी थोड़ी देर पहले ही घर से बाहर गया था। वो आदमी चीख रहा था, चिल्ला रहा था, मदद की गुहार लगा रहा था और हवा में उड़ता हुआ कमरे की दीवारों से ऐसे टकरा जैसे कोई उसे उठा उठा के फेंक रहा हो। कौशिक ये सब बातें सोच ही रहा था कि कौशिक ने देखा कि उस आदमी को घसीटते हुए उसके किचन तक कोई ले गया। कौशिक के हाथ पांव ठंडे हो चुके थे। वो कुछ भी सोचने या करने की हालत में नहीं था। इतनी ही देर में किचन की गैस ऑन हुई। चेहरा गैस पे बुरी तरह झुलस गया। वो बुरी तरह चीख रहा था, लेकिन चीख फूटी हुई आ रही जैसे किसी ने उसका गला दबा रखा हो। एकदम निढाल सा होकर जैसे ही वो गिरा, उसका हाथ बिजली के एक नंगे तार से जा रहा। कुछ देर तक वो तड़पता रहा और फिर एक हिचकी के बाद उसकी मौत हुई। कौशिक को कुछ समझ नहीं आ रहा था ये क्या हुआ और कैसे हुआ। वो चुपचाप वहां से निकल गया। धीरे धीरे कौशिक के दिमाग से यह हादसा धुंधला हो ही रहा था कि एक दिन एक आदमी और उसके ऑफिस में आया और कहा, मुझे ऑब्ituary में ऐड देना है, ये रही मेरी खुद की फोटो और डिटेल्स। कौशिक एक अखबार का ऑब्ituary कॉलम संभालता था। उसे एक आदमी ने अपनी ही फोटो और अपना डिटेल दिया। जब कौशिक को यकीन नहीं हुआ तो वो उसके घर गया जहां कौशिक की आंखों के सामने वो आदमी मारा गया। उसके तकरीबन एक हफ्ते के बाद दोबारा एक आदमी अपनी ही तस्वीर और डिटेल्स लेकर आया। कौशिक इस बार गुस्साया नहीं बल्कि डर से उसकी आंखें चौड़ी हो चुकी थी। कौशिक जवाब जानता था लेकिन फिर भी डरते डरते उस आदमी से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि तुम मरने वाले हो? जवाब वही था जो कौशिक ने सोचा था। दरअसल मेरे घर में भूत है, उसने कहा है कि मुझे आज मार देगा। कौशिक ने कहा, बकवास मत करो, यहां पर ना इन सब बकवास के लिए कोई जगह नहीं है। उसे बुरी तरह से बेइज्जत करके वहां से कौशिक ने भगा दिया। वो आदमी चुपचाप वहां से निकल गया। वो मुश्किल से बिल्डिंग के बाहर निकला ही होगा कि एक शोरगुल सुनाई दिया। कौशिक ने बाहर झांक के देखा तो एक गाड़ी ने किसी को टक्कर मार दी थी और लाश के आसपास कई लोग जमा थे। ये लाश उसी आदमी की थी। कौशिक इसके पहले कि कुछ सोच पाता, उसका फोन बजा। फोन उसके दोस्त मनोज का था। उठाया तो मनोज की बीवी थी दूसरी तरफ। उसने कहा, कौशिक भैया, आपके दोस्त को पता नहीं क्या हो गया है। पिछले 3 दिनों से ना कुछ बोलते हैं, ना खाते, ना सोते, बस दिन भर घर में बैठे रहते हैं चुपचाप डरे डरे से।
कौशिक ने कहा, भाभी आप घबराइए मत, मैं तुरंत आपके घर आता हूं। मनोज का घर ऑफिस से 10 मिनट की दूरी पर ही था। वहां पहुंचा कौशिक तो देखा एक कोने में बैठा चुपचाप मनोज कांप रहा था, डरा डरा सा हवा में देखते हुए अपने आप में बड़बड़ा रहा था। मैंने कुछ नहीं किया है, मेरी गलती नहीं है, मुझे छोड़ दो प्लीज, छोड़ दो। मनोज की बीवी ने कहा, भाई साहब देखिए ना, देखिए कैसे पागलों जैसी हरकत कर रहे हैं। कौशिक ने कहा, अरे भाभी कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक हो जाएगा, आप जाइए 2 कप चाय बना लाओ, मैं इसे समझाता हूं। उनके वहां से जाते ही कौशिक ने मनोज से कहा, मनोज क्या हुआ है तुझे यार, ये क्या पागलपन लगा रखा है तूने, देख शालिनी भाभी की कैसी हालत हो गई है तेरी फिक्र में। मनोज उसी तरह डरते डरते बिना कौशिक को देखे बोला, वो मुझे मार देगा, वो यही है, उसने दोनों को मार दिया और अब मेरी बारी है। कौशिक को यह सुनते ही जैसे सब कुछ समझ आ गया हो। वो तुरंत भागा भागा ऑफिस पहुंचा और अपनी ड्रॉर से उन दोनों के फोटो निकाले और वापस मनोज के घर गया और मनोज को उनकी फोटोज दिखा के बोला, मनोज ये देख, इन्हीं दोनों को मारा है ना उसने, तुझे भी वही मारने वाला है क्या जिसने इन दोनों को मारा। मनोज ने एक नजर उन फोटोज पे डाली और उसके बाद उठ के रोने लगा। मुझे मार देगा वो, छोड़ेगा नहीं। इतनी देर में मनोज का रोना धोना सुन के शालिनी यानी कि मनोज की बीवी वहां दौड़ती हुई गई। उसने भी देखा कि कैसे वो फोटोज देख के मनोज की हालत और ज्यादा बिगड़ गई थी। कौशिक या शालिनी कुछ भी बोले इससे पहले ही मनोज उठा और चीखता चिल्लाता हुआ खिड़की के पास गया। ये दोनों से रोक पाए इससे पहले ही उसने 8 माले की अपनी बिल्डिंग से छलांग मार दी। कौशिक की जिंदगी बदल चुकी थी। उसके ऑफिस में अलग अलग दिन 2 ऐसे लोग आए ऑबिचुरी कॉलम में अपना ही ऐड देने, क्योंकि उनका कहना था कि उनके पीछे कोई अज्ञात शक्ति है जो उन्हें शाम तक मार देगी। और फिर कौशिक की आंखों के सामने ही उन दोनों की मौत भी हुई। कौशिक के दोस्त मनोज की तबीयत खराब थी, इसलिए वो उसके घर पहुंचा तो देखा मनोज पागलों की तरह बर्ताव कर रहा था और उसने कहा, उसने दोनों को मार दिया और अब मेरी बारी है। कौशिक ने उसे उन 2 लोगों की फोटोग्राफ्स दिखाई जो अपनी मौत से पहले यही बात कह रहे थे जो मनोज ने कही थी। ये फोटोग्राफ्स देखकर मनोज के पागलपन का दौरा और बढ़ गया और अपने दोस्त कौशिक के सामने उसने हाथ मारे के मनोज की बीवी शालिनी ने यह सब अपनी आंखों से देखा था और जब पुलिस आई तो उसने अपने बयान में बताया, कुछ तो है जो सही नहीं है, क्योंकि उन फोटोग्राफ्स को देखने के बाद वो बहुत डर गए थे। मामला सुसाइड का था, इसलिए पूछताछ के लिए पुलिस ने कौशिक को हिरासत में लिया। पुलिस के पूछने पर कौशिक ने उनको सारी बात खोल के बताई और उन्हें वो 2 तस्वीरें भी दिखाई। पुलिस ने देखते ही बताया कि ये तो छटे हुए बदमाश हैं। इनके खिलाफ कई किडनैपिंग और मर्डर के मामले चल रहे थे। पुलिस ने कौशिक से काफी देर तक सवाल जवाब किए, पर कौशिक बस यही कहता रहा कि इन सब की मौत किसी भूत ने ली है। पुलिस ने तुरंत मनोज के फोन रिकॉर्ड्स मंगवाए
जिसकी कॉल डिटेल्स में कौशिक के रिसीव्ड कॉल के तुरंत बाद ही मनोज ने इन दोनों नामी गिरामी गुंडों को फोन किया था। पुलिस को लगा जैसे डायरेक्टली ना हो पर इनडायरेक्टली कौशिक का इन सारी चीजों से कोई ना कोई लेना देना जरूर है। पुलिस ने काफी देर तक नरमी के साथ कौशिक से सवाल जवाब किए, पर जब बात नहीं बनी तो उन्होंने सख्त रवैया अपनाया और उसके बाद उन्होंने जो कुछ भी देखा और सुना वो नॉर्मल नहीं था। कौशिक की आवाज धीरे धीरे बदल रही थी और उसने सच बोलना शुरू किया। मैं संजीव हूं, कौशिक नहीं। इस कौशिक ने अपने प्रमोशन के लिए मुझे मरवाया था। इसके दोस्त मनोज ने उन दोनों आदमियों से यह काम करवाया था। वो दो खत्म और मनोज भी। अब इसकी बारी है, अब ये मरेगा। पुलिस के सामने शायद सच्चाई थी, पर उन्हें कौशिक का एक बारिया बयान चाहिए था। अब जब वो होश में हो, क्योंकि ये सारी बातें कहने के बाद कौशिक बेहोश हो चुका था। कौशिक को जब होश आया तो उसने रोते रोते सिर्फ यही कहा, मैंने ही मरवाया था संजीव को मनोज की मदद से। अब वो भूत मुझे मार देगा, मुझे मार देगा, क्योंकि मैंने ये गलती क्यों की। कौशिक को उम्र कैद की सजा मिली थी। उसे जेल भेजा गया, पर जेल में भी उसके साथ अजीबोगरीब घटनाएं होती रही। जेल के सिपाहियों से उसकी आए दिन बहस होती रहती। उसका हाल ऐसा था जैसे कोई उसके पीछे पड़ा हो और उसको छोड़ना चाहता। जेल की उस कालकोठरी में ये सब कुछ तकरीबन 3 महीने चला और एक दिन कौशिक की लाश उसके सिर में मिली। कहते हैं कि रात से 2 से 5 का वक्त उनका होता है जो इस दुनिया में होकर भी इस दुनिया के नहीं होते। और ये भी कि अगर एक अंधेरे कमरे में आप आईने के सामने खड़े होकर अपनी नजरें खुद पर रोक के रखें तो कुछ देर के बाद एक ऐसा वक्त भी आता है जब आप एक अजीब सी ठंड अपने पूरे बदन में महसूस करते हैं, वो भी ऐसी जो हड्डियों तक पहुंचती है। जब ये ठंड आपकी हड्डियों तक पहुंचे तो समझ जाइएगा कि अब आप अकेले नहीं हैं। आपके आसपास वो भी मौजूद हैं जो इस दुनिया के होकर भी इस दुनिया में नहीं है। बस आपको आईने पर उस अंधेरे कमरे में अपना दाहिना हाथ रखकर कहना है, आई एक्सेप्ट। एक किताब की ये लाइनें पढ़ने के बाद जब नजर जतिन की अगले पन्ने पर गई तो देखा अगला पन्ना गायब था। किताब थोड़ी पुरानी थी और जगह जगह से फटी हुई भी थी, लेकिन एक ऐसी जगह पर अटकी कि आगे क्या होता है वो एक सस्पेंस ही बना रह गया जतिन के लिए। मन मार के जतिन सोने गया और सोने से पहले उसने अपना अलार्म सेट किया। नींद आए हुए अभी कुछ ही समय बीता होगा कि जतिन को अपने हॉस्टल के दरवाजे के ठीक बाहर किसी के जोर जोर से झगड़ने की आवाज आई। जतिन ने उठकर कमरे की पहले लाइट जलाई और फिर अपने कमरे का दरवाजा खोला। बाहर कॉरिडोर में कोई नहीं था और ना ही अब वो आवाज आ रही थी।
जतिन ने झगड़ने की आवाज साफ साफ सुनी थी, और वो भी इतनी जोर से आ रही थी मानो जैसे झगड़ा उसके दरवाजे के ठीक बाहर ही हो रहा हो। दरवाजा खोलने पर बाहर बहुत शांति थी, मानो जतिन को काटने के लिए दौड़ रही हो वो शांति। उसने अगल बगल देखा और फिर थोड़ा आगे चलकर रेलिंग से नीचे झांक कर देखा। तभी उसके कमरे के अंदर से आवाज आई। जतिन पलटकर कमरे में वापस गया। पहले दरवाजे को बंद किया और फिर उसने अलार्म क्लॉक को बंद किया। जतिन अभी हुई घटना के बारे में सोच ही रहा था कि उसके दरवाजे पर किसी ने बहुत जोर जोर से दस्तक दी। जतिन ने दरवाजा खोला तो देखा उसकी कॉलेज का ही कोई स्टूडेंट उसके दरवाजे के ठीक सामने गिरा पड़ा था और उसके शरीर पर जगह जगह चोट के निशान थे और खून बह रहा था। जतिन ने उसकी मदद करते हुए उसे उठाया और अपने कमरे के बिस्तर पर बिठाकर बोला, मैं अभी 2 मिनट में फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता हूं। फर्स्ट एड बॉक्स लेकर जतिन वापस लौटा तो उसने पाया कि जिसे वो अपने कमरे में बैठा कर गया था वो वहां पर नहीं था, पर उसके फर्श पर खून के दाग लगे हुए थे। नजर जब इधर उधर दौड़ाई तो देखा कि आईने पर एक कागज का टुकड़ा लगा पड़ा था। यह उस किताब का अगला पन्ना था जिस पर लिखा था कि वो किसी भी हालत में आपके सामने आकर आपसे हेल्प मांग सकता है, पर आप उसकी हेल्प करने के लिए अपने कमरे का दरवाजा मत खोलना। छटपटाते हुए जतिन उठा। उसने पाया कि किताब पढ़ते पढ़ते उसकी आंख लग गई थी और उसने जो कुछ भी देखा वो हकीकत नहीं, एक सपना था। घड़ी में इस वक्त 2 बजे थे। जतिन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की किताब पढ़ते पढ़ते सोने गया था। इच्छा तो थी पूरी किताब पढ़ लेगा, लेकिन किताब का एक मेन पेज गायब था। उसने किताब में पढ़ा कि 2 से 5 का वक्त उनका होता है जो इस दुनिया में होकर भी इस दुनिया के नहीं होते। सोने से पहले जतिन ने रात 2 बजे का अलार्म लगाया था। इस अलार्म की आवाज से ही जतिन की नींद टूटी और साथ ही उसका सपना, जहां जतिन ने इस किताब के उस गायब हुए पन्ने को पढ़ा था जिस पर लिखा था कि वो आपसे मदद मांगने के लिए आपका दरवाजा खटखटाएगा, पर आप दरवाजे को मत खोलना। किताब में बताई हुई विधि के अनुसार जतिन ने पहले कमरे की बत्ती बंद की और अंधेरे कमरे में आईने के सामने खड़े होकर उसने देखना शुरू किया। तकरीबन आधे घंटे बीत जाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो जतिन को अपनी ही बेवकूफी पर हंसी आ रही थी, पर उसने आईने से अपनी नजर नहीं हटाई। हंसते हंसते जतिन मानो जैसे पागल होते जा रहा था। तभी उसे अपने शरीर में एक अजीब सी ठंड महसूस हुई जो उसकी हड्डियों तक पहुंच रही थी। जतिन को एहसास हो रहा था कि वो सही जा रहा है। उसने किताब में दी बात को फॉलो करते हुए अपना दाहिना हाथ आईने पर रखा और आईने में ही देखते हुए धीरे धीरे बोलना शुरू किया। I accept you, I accept you, I accept you, whoever you are। कमरे में रखी चीजें धीरे धीरे अपनी जगह से हिलने लगी और जतिन की आवाज भी जोर पकड़ती रही। I accept you, I accept you, I accept you। और तभी एक आवाज हो रही, I also accept you। और इसी के साथ वो शीशा
अपने आप टूट गया। अब तक जो कुछ भी हुआ उससे जतिन की हालत थोड़ी खराब हो गई थी। वो अपने बिस्तर पर बैठकर इस पूरी घटना के बारे में सोच ही रहा था कि उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी और साथ ही एक आवाज आई, भाई प्लीज, भाई मेरी मदद कर भाई, दरवाजा खोल। जतिन को अपना सपना और सपने में पढ़ी हुई उस पन्ने की आखिरी लाइन याद थी कि वो किसी भी हालत में आपके सामने आकर आपसे हेल्प मांग सकता है और आप उसकी हेल्प के लिए अपने कमरे का दरवाजा मत खोलना। जतिन ने जानबूझकर दरवाजा नहीं खोला और थोड़ी देर बाद कॉरिडोर पर किसी के जाते हुए कदमों की आवाज आई। सुबह के 11 बजे थे। जतिन के कमरे के बाहर उसके कुछ दोस्त दरवाजा खटखटाए जा रहे थे, पर जतिन ने दरवाजा नहीं खोला। अंत में हॉस्टल अथॉरिटीज की मौजूदगी में दरवाजे को तोड़ा गया। अंदर का नजारा भयानक था। कमरे की दीवारों पर चारों तरफ बस एक ही चीज लिखी थी, जतिन, सुमित और अंशुल। सोचने की बात तो यह है कि यह चीज कमरे की छत पर भी लिखी हुई थी और जतिन एक कोने में पागलों की तरह बैठा अपने ही शरीर को शीशे से जगह जगह से काट रहा था। जतिन अपने हॉस्टल के कमरे में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की एक किताब पढ़ रहा था और उस रात जतिन के साथ कुछ ऐसा हुआ जो यकीन से भी परे था। पैरानॉर्मल एक्टिविटी की किताब में लिखी बातों को जतिन ने फॉलो किया और अंधेरे कमरे में आईने के सामने उसने अपना हाथ रखकर बोलना शुरू किया, आई एक्सेप्ट यू, आई एक्सेप्ट यू, आई एक्सेप्ट यू, whoever you are, I accept you, I accept you, I accept you, I accept you, I accept you। और तभी शीशे की फूटने की आवाज और साथ ही एक आवाज, I am to accept you। अगले दिन सुबह जब जतिन ने अपना दरवाजा नहीं खोला तो उसके दरवाजे को तोड़ा गया। कमरे की दीवारों और छत पर लिखे थे बस 3 नाम, जतिन, सुमित और अंशुल। कमरे में इधर उधर देखने पर जतिन कमरे के एक कोने में पागलों के जैसे बैठा हुआ टूटे शीशे के टुकड़े से अपने शरीर को जगह जगह से काटता हुआ नजर आया। वार्डन, प्रिंसिपल और बाकी स्टूडेंट्स, किसी ने भी आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा था इस हॉस्टल में। तुरंत एम्बुलेंस बुलाई गई और सुमित और अंशुल को ढूंढना शुरू किया गया क्योंकि वो भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। जब तक जतिन को हॉस्पिटल पहुंचाया गया तब तक एक खबर और मिली कि सुमित अपने कमरे का दरवाजा नहीं खोल रहा है। सबके मन में बस एक ही सवाल उठ रहा था कि क्या सुमित के साथ भी वैसा ही कुछ हुआ है जो जतिन के साथ हुआ। दरवाजे को तोड़ा गया और अंदर जो दिखा वो जतिन की हालत से भी बदतर थी। सुमित ने कमरे के सीलिंग फैन से लटक कर आत्महत्या कर ली थी। जतिन और सुमित के बाद अब शुरू हुई अंशुल की खोज। पूरे हॉस्टल, कॉलेज, अगल बगल सब जगह खोजने के बाद भी अंशुल का कोई पता नहीं चला। थोड़ी ही देर में कॉलेज के स्वीपर के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई, सर, अंशुल यहां छत पर है सर। दौड़ते दौड़ते सब छत पर गए तो देखा अंशुल वहां बेहोशी की हालत में लेटा हुआ था। उसकी नब्ज अभी भी चल रही थी। तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर उसे भी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद बताया कि यह ड्रग ओवरडोज का मामला है। 3 से 4 दिन लगेंगे पूरी तरह उसे रिकवर होने में। कोइंसिडेंटली जतिन और अंशुल के बेड
अगल बगल ही थे। देर रात जब अंशुल को होश आया तो उसने जतिन को अपने बगल में देखते ही पूछा, मैं कल रात को तेरा दरवाजा खटखटा रहा था, तूने कमरे का दरवाजा खोला क्यों नहीं? जतिन को जैसे झटका लगा। उसने जानबूझकर दरवाजा नहीं खोला था क्योंकि उसे डर था किसी अनजान घटना का। जतिन अब थोड़ा बेटर फील कर रहा था। वो उठकर उस वार्ड के वॉशरूम में गया और उसके सामने था एक आईना। आईने को देखते ही जैसे जतिन पागल हो गया। उसके शरीर में वो एक ऐसी ठंड को महसूस कर पा रहा था जो उसकी हड्डियों तक पहुंच रही थी। जतिन ने आईने पर हाथ रखा और बोलना शुरू किया, आई एक्सेप्ट यू, आई एक्सेप्ट यू, आई एक्सेप्ट यू, whoever you are, I accept you, 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 और तभी शीशे की फूसने की आवाज और साथ ही एक आवाज I also accept you। जतिन के दोस्त सुमित ने हॉस्टल में फांसी लगा के आत्महत्या कर ली थी। दूसरा दोस्त अंशुल ड्रग ओवरडोज से हॉस्पिटल में था और जतिन ने खुद को टूटे हुए शीशे से काट के इतनी चोट पहुंचाई थी कि उसे भी हॉस्पिटलाइज किया गया। होश आया तो जतिन बाथरूम जाने को उठा। दर्द से कराहता हुआ जतिन बाथरूम में एक बार फिर आईने के सामने था। आईने पर हाथ रखकर उसने बोलना शुरू किया, आई एक्सेप्ट यू, आई एक्सेप्ट यू, I accept you, whoever you are. I accept you, I accept you, I accept you, I accept you, I accept you। शीशे की फूसने की आवाज और साथ ही एक आवाज और आई, I also accept you। जतिन के हाथ में शीशे का एक नुकीला टुकड़ा था जिसे लेकर वो कमरे की दीवार पर घसीटता हुआ अंशुल की ओर आगे बढ़ रहा था। अंशुल ने जतिन को अपनी ओर आते देखा पर डर के मारे और दवाइयों के असर के कारण उसके गले से आवाज नहीं निकल पा रही थी। जतिन ने अंशुल के मुंह को अपने हाथ से दबाया, फिर शीशे के टुकड़े से अंशुल के गले को रेत दिया। जाहिर है कि जतिन अपने होशो हवास में नहीं था। वो रातों रात हॉस्पिटल से गायब हो गया। सुबह तक हॉस्पिटल में काफी अफरा तफरी मच गई थी। कमरे में अंशुल की लाश और जतिन के गायब होने को लेकर सीसीटीवी फुटेज में सबने साफ साफ देखा कि किस तरह जतिन ने अंशुल का बेरहमी से खून किया और अंशुल ना तो कुछ बोल पाया ना ही अपने बचाव में कुछ कर पाया। जतिन की खोज शुरू हुई और इस बार पूरे हॉस्टल में खोजने के बाद सबकी नजर गई अंशुल के कमरे पर जो अंदर से बंद पड़ा था। कमरे के दरवाजे को तोड़ा तो सामने जतिन खड़ा था, शीशे पर हाथ रखे, पर धड़कनें उसकी बंद हो चुकी थी। वहीं आईने के सामने एक कागज भी रखा था जहां जतिन ने सारी सच्चाई लिखी थी। मैंने यानी कि जतिन, सुमित और अंशुल ने आज से 2 साल पहले मैनेजमेंट के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट रवि के साथ लगातार रैगिंग की थी। रवि हमारी रैगिंग से हर दिन घुट रहा था और वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल पा रहा था। हमने ही मिलकर वो वीडियो भी बनाया था जहां रवि को प्रिंसिपल के कमरे में भेजकर हमने प्रिंसिपल सर की वॉल पे उससे उल्टी पुल्टी चीजें लिखवाई थी। रवि को इस हरकत के लिए कॉलेज से निकाल दिया गया था
जिसके जिम्मेदार हम थे। और बाद में उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। 2 दिन पहले मैंने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की एक किताब पढ़कर एक ऐसी गलती कर डाली जिससे रवि हमारी जिंदगी में दोबारा आया। सुमित को उसने वैसे ही मारा जैसे रवि ने अपनी जान दी थी, यानी फांसी लगाकर। अंशुल घुट घुट के मरा और किसी को कुछ नहीं बोल पाया, ठीक वैसे ही जैसे हमारी रैगिंग का शिकार रवि किसी को कुछ नहीं बोल पाया था। इन सब के बाद अब शायद मेरी बारी है, पर मैं कैसे मरूंगा ये मुझे मालूम नहीं। घड़ी में इस वक्त 2 बज रहे हैं। मुझे वो आईना बुला रहा है। I accept you. I accept you. I accept you, whoever you are. I accept you. 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 I also accept you. जेलर विक्रमादित्य सिंह का आज आखिरी दिन था। नए जेलर धनविंद्र को चार्ज हैंडओवर करते हुए उन्होंने उसे अपनी जिंदगी का सबसे अजीब किस्सा बताया। वो था रघु का। उन्होंने बोलना शुरू किया। मेरी 21 साल की सर्विस में रघु एक लौता ऐसा केस था जो आज भी मुझे याद आता है तो सिहरन दौड़ जाती है नसों में। शांत और सुलझा हुआ इतना था रघु कि उसकी 14 साल की उम्र कैद 6 महीने तक घटा दी गई थी। कभी कोई मुश्किल भी नहीं हुई उसे लेकर। शायद हम उसे बचा सकते थे या शायद कुछ भी कर लेते तो भी ना बचा पाते उसे। कहते हैं ना कि मौत अगर आनी हो तो 7 तालों में खुद को बंद कर लो तो भी नहीं रुकती। इस जेल के सबसे खूंखार 2 कैदियों से खाने की लाइन में हुई एक छोटी सी झड़प के कारण रघु पर उन्होंने हाथ उठा दिया। रघु ने भी झगड़ा कर लिया और पता नहीं कैसे उस छोटे से आदमी में इतनी ताकत आई कि उसने उन 2 खतरनाक मुजरिमों को इतनी बुरी तरह मारा कि हमें रघु को अलग से एक सेल में रखना पड़ा। उसकी रिहाई में सिर्फ 6 ही दिन बचे थे जब ये सब कुछ हुआ। आखिरी के 6 दिन रघु के बहुत ही बुरे गुजरे। बस उसके सेल से हर वक्त चीखने और चिल्लाने की आवाज आती। मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे किसी भी सेल में रखो, यहाँ मत रखो, निकालो मुझे बाहर, बचाओ, निकालो मुझे। रघु ने जिन 2 लोगों को मारा था उनके चेले यहां हर बैरक में थे। कोई ना कोई बदला लेने के चक्कर में रघु पर हाथ उठा ही देता, इसलिए उसे अकेले रखना ही सेफ था। 14 सालों से देख रहा था उसे, और इन 14 सालों में कभी उसका बर्ताव इतना खराब नहीं हुआ था। और अब जब सिर्फ 6 ही दिन बचे थे उसकी रिहाई में कि उसका ये अजीब सा पागलपन शुरू हुआ। उसके साथ जो कुछ भी बीता उन 6 दिनों में उसे एक्सप्लेन कर पाना शायद मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। रोज की तरह सुबह सुबह उसके बैरक का दरवाजा खुला गया, और ये वो सुबह थी जिसके बाद रघु बाहर की सुबह देखता। उसका आखिरी दिन था इस जेल में, और इसके बाद उसकी रिहाई होने वाली थी। पर होनी को कुछ और ही मंजूर था। सेल का दरवाजा खोलने पर भी रघु बाहर नहीं आया। जेल का एक सिपाही अंदर गया और उसने जमीन पर लेटे रघु को बार बार आवाज लगाई, रघु, अरे रघु, अरे उठ रघु। जब इन सारी बातों के बाद रघु उठा नहीं तो उसे पलटा गया। रघु की सांसें रुक चुकी थी और रघु की जेब से निकले 6 पन्ने जिनमें उसके साथ इन 6 दिनों में बीते सभी किस्सों का लेखा जोखा था। रघु की सजा खत्म होने में सिर्फ 6 दिन ही बचे थे जब पता नहीं रघु जिसने 14 साल
एकदम शांति से बिताए थे, उस पर क्या भूत सवार हुआ कि उसे बाकी कैदियों से अलग एक दूसरे सेल में रखा गया, जहां वो अकेला ही था। इन 6 दिनों में रघु की हालत बद से बदतर होती जा रही थी और उसे बाकी कैदियों के साथ रखना भी खतरे से खाली नहीं था। रघु का चीखना चिल्लाना 6 दिनों तक लगातार चला। अरे कोई सुनता क्यों नहीं? कोई तो समझो, मुझे निकालो यहाँ से, इस सेल में नहीं रहना मुझे वापस वहीं रख दो, मुझे खूंखार लोगों के साथ रख दो, मुझे निकालो यहाँ से, मैं नहीं रह सकता, निकालो। और आखिरी दिन मिली रघु की लाश और उसकी जेब में कुछ कागज के टुकड़े, जिनमें लिखा था कि उन 6 दिनों में उस सेल में उसके साथ क्या हो रहा था, जिस पर कोई यकीन नहीं कर रहा था। उसमें लिखा था 6 दिन बचे हैं मुझे यहां से रिहा होने में, लेकिन लगता है मैं यहां से जिंदा निकल नहीं पाऊंगा। मैं दिन भर पूरे सेल में अकेला चीखता चिल्लाता रहा, निकालो मुझे बाहर, बचाओ, निकालो मुझे। लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। देर रात जब मैं थक कर लेट गया तो मैंने एक आवाज सुनी। मुझे नहीं मालूम कि यह दरवाजा कैसे खुला और किसने खोला, पर इस सेल में मेरी जान को खतरा था। मेरी रिहाई में अभी 6 दिन ही बाकी थे। जेल से बाहर भागने का मेरा कोई इरादा नहीं था, बस मैं इस सेल से निकलकर अपनी बैरक में चला जाना चाहता था। पूरे रास्ते मुझे कोई नहीं दिखा, पर पता नहीं अचानक कहां से एक सिपाही आ गया और उसे लगा जैसे मैं यहां से भाग रहा हूं। उसने बिना कोई सवाल जवाब पूछे मुझे पूरी तरह से मारा। अरे मैं भाग नहीं रहा था, मैं सिर्फ अपने से, मुझे मत मारो, अरे मैं अपनी जगह जा रहा था। मैं खुद के हाथों से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। मैंने अपने चेहरे को अपने दोनों हाथों से ढक लिया था और आंखें बंद कर ली थी। सिपाही मुझे पूरी तरह मारे जा रहा था, मैं चिल्लाए जा रहा था। जब उसने मारना बंद किया तो मैंने भी अपनी आंखें खोली। खुद पर यकीन नहीं हो रहा था मुझे, क्योंकि मैं अपनी ही सेल में बंद पड़ा था और दर्द से कराह रहा था, क्योंकि चोटें मेरे शरीर पर जरूर आई थी। आज की सारी रात इसी सोच में निकल गई कि ये गहरी चोटें मुझे कैसे लगी, क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो मेरा एक सपना था और मैं तो इस सेल से बाहर निकला ही नहीं। उस रात मैं बहुत चीखा मदद के लिए। कोई है? कोई सुन रहा है मेरी बात? मुझे इस सेल से निकालो, मुझे दूसरे बैरक ले चलो, मैं मर जाऊंगा यहाँ, निकालो मुझे, दरवाजा खोलो। लेकिन कोई नहीं आया मेरी मदद के लिए। मेरी रिहाई में अब 5 दिन बचे थे। सवेरे रोज की तरह सिपाही खबर लेने आया तो उसने मेरी हालत देखी। ढेर सारी गहरी चोटें, खून मेरा बहुत बह चुका था, पूरे बदन में दर्द से मैं कराह रहा था। उसी आधी बेहोशी में मुझे ट्रीटमेंट के लिए जेल के मेडिकल रूम में ले जाया गया। डॉक्टर साहब मेरी चोटों पर ड्रेसिंग कर रहे थे तो पता नहीं अचानक उन्हें क्या हुआ। वो थोड़ा झुककर मेरे कानों में बोले, याद है 15 दिसंबर 1990 की वो शाम? 5 दिन बचे हैं ना रिहाई को? मेरे गले से निकली तो बस एक चीख। रघु की उम्र कैद खत्म होने में सिर्फ 6 दिन बचे थे
और तभी से उसके साथ कुछ ऐसी चीजें हुई जिनकी वजह से उसे एक अलग सेल में रखा गया। आखिरी दिन उसकी लाश वहां मिली और मिले 6 पन्ने जिनमें लिखा था उस सेल में उसके साथ क्या क्या हुआ इन 6 दिनों में। उन्हीं पन्नों में आगे लिखा था, डॉक्टर साहब मेरी चोटों पर ड्रेसिंग कर रहे थे। पता नहीं अचानक उन्हें क्या हुआ कि वो झुककर मेरे कानों में बोलने लगे। याद है 15 दिसंबर 1990 की वो शाम 5 बजे है ना रिहाई को? मेरे गले से निकली तो बस एक चीख। मेरी चीख सुनकर कुछ लोग बाहर से दौड़े दौड़े आए। मैं पागलों की तरह चीखता रहा, ये डॉक्टर पागल है, ये डॉक्टर मुझे मारना चाहता है, पर किसी को मेरी बात पर भरोसा नहीं था। पागल है ये तो। छोड़ मुझे। मैंने देखा कि कैसे सारे लोगों ने मुझे पकड़ा और डॉक्टर ने मुझे एक इंजेक्शन लगा दिया। मेरी आंखें धीरे धीरे बोझल होती गईं और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। आंख खुली तो एक और दिन बीत चुका था, यानी अब बस 4 दिन ही बाकी थे इस जेल से रिहा होने में मुझे। सुबह से ही सब कुछ अजीब लग रहा था। मेरे सेल की दीवारों पर एक अजीब सी आवाज आ रही थी। कान लगाया तो साफ साफ लगा जैसे कोई दीवार को अंदर से खुरच रहा था। धीरे धीरे ये आवाज जोर पकड़ती गई और फिर एक छोटी सी सुराख से आती हुई मैंने मेरे नाम की एक आवाज को सुना। राघु, राघु, राघु। मैंने उस सुराख में आंख लगाकर देखने की कोशिश की तो कुछ धूल उड़कर मेरी आंख में आई। मैं पागल होते जा रहा हूं, पर इस जेल का कोई भी अफसर मेरी बात समझने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि दूसरे सेल में रखेंगे तो मेरी जान को खतरा है, पर उन्हें शायद मालूम नहीं चल रहा कि इस सेल में अगर मैं रहा तो मेरी जान वैसे जाएगी। किसी तरह आज का ये दिन खत्म हुआ और मुझे डर इस बात का था कि आज की रात अब क्या होगा जो मुझे सोने नहीं देगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जब मेरी आंख लगी, किसी ने जेल की मेरी खिड़की की सलाखों पर बहुत जोर से मारा। पूरी रात मेरी एक कोने में दुबक के बैठे बैठे ही निकली। बस 3 दिन बचे हैं मेरी रिहाई को। आंखों में मेरी नींद है, पर मैं सो नहीं पा रहा। जब सोने की कोशिश करता हूं, कानों में एक ही आवाज सुनाई देती है। याद है 15 दिसंबर 1990 की वो शाम 3 दिन बचे हैं ना रिहाई को? मुझे बहुत ही अच्छे से याद है कि मेरे नहीं चाहते हुए भी मैं अपने हाथ पैर दीवार पर मारकर खुद को घायल कर रहा था। इतना शायद काफी नहीं था कि मैं अपने सेल के दरवाजे तक गया और सलाखों पर अपने सर से जोर जोर से मारने लगा। जेलर विक्रमादित्य नए जेलर धनवेंद्र सिंह को ड्यूटी हैंडओवर करते वक्त इस जेल के एक कैदी रघु के साथ घटी अजीब घटनाओं के बारे में बता रहे थे। 14 साल की सजा काट चुके रघु के रिहा होने में सिर्फ 6 दिन बाकी थे जब शुरू हुआ
उसका पागलपन। रिहाई वाले दिन उसकी लाश मिली और साथ ही कुछ पन्ने जिसमें उसने अपने साथ बीते 6 दिनों में जो कुछ भी हुआ उसका किस्सा लिखा था। रघु अचानक ही ना चाहते हुए जेल की सलाखों पर अपने सर को मारने लगा और खुद को चोट पहुंचाते रहा। थोड़ी ही देर में जेल अथॉरिटीज के लोग आए और फर्स्ट एड के लिए उसे मेडिकल रूम में ले गए, जहां वो डॉक्टर था जिसे देखते ही रघु चिल्लाने लगा। ये डॉक्टर नहीं है, ये भूत है। ये भूत नहीं, ये पागल है। ये मुझे इंजेक्शन दे के पागल करना चाहता है, मुझे मारना चाहता है इंजेक्शन दे के। मुझे इसकी बात मत ले जाओ, मुझे इसके बाद मत ले, प्लीज प्लीज मुझे इसकी बात मत ले, प्लीज। पन्नों में रघु ने लिखा था कि मेरा इतना कहते के साथ ही मैंने देखा 3-4 लोगों ने मुझे पकड़ा और मुझे फिर से इंजेक्शन दे दिया। जब मुझे इंजेक्शन लगा मुझे ऐसी गहरी नींद आई कि आंखें मेरी बस अगले दिन ही खुली। मेरी रिहाई में अब बस 2 दिन बाकी हैं। कल शाम मेरी 14 साल की सजा खत्म हो जाएगी। पर कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिनकी सजा कभी खत्म नहीं होती। आंख खोली तो मुझे कमरे में एक कोने में एक 11 साल की बच्ची रोते हुए दिखाई दी। मैं उससे दूर से ही पूछता रहा, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? उसने मेरे किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, बस आती रही तो उसके रोने की आवाज, वो भी ऐसी दर्दनाक कि मुझे 14 साल पहले घटी वो घटना याद आ गई। देखो पिंकी बेटा, अंकल तुम्हारे लिए खिलौना लाए हैं। उस कमरे में चल के देखो पिंकी बेटा। आओ पिंकी बेटा, देखो अंकल तुमसे कितना प्यार करते हैं। खिलौना भी लाए हैं, जल्दी। रघु को 11 साल की पिंकी के बलात्कार के जुर्म में 14 साल की सजा हुई थी, जो कल खत्म होने वाली थी। रघु ने उस 5वें पन्ने में लिखा था कि मेरी सजा तो खत्म होने वाली है, पर कल का सूरज वो शायद मैं नहीं देख पाऊंगा। वो लड़की इस वक्त मेरे साथ इस सेल में है और उसने मुझे बता दिया है कि वो मुझे आज ही मारेगी। मैं मदद के लिए देर रात तक चिल्लाता रहा, पर जेल के किसी भी अफसर के कानों तक मेरी आवाज नहीं गई। यहां तक कि कुछ देर के बाद मैं भी खुद की आवाज नहीं सुन पा रहा था। छोड़ दो मुझे। कुछ गुनाहों की सजा कभी पूरी नहीं होती।